तो ब्रेक से पहले हम ये देख रहे थे कि अगर हमारे पास कोई सेट हो और उस पे परम्यूटेशन ग्रुप हो तो उसकी एक परम्यूटेशन जो होगी, कोई भी एक परम्यूटेशन है, वो क्या करेगा कि जो हमें जो सेट दिया होता है उसके पार्टीशन कर देगा। ठीक है, यानी इसके पार्टीशन कर दिए, ये सेल्स हैं, सेल्स में डिवाइड कर देगा, पार्टीशन कर देगा, एक ही बात है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम क्या करेंगे। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो क्लासेस होती हैं या जो ये किया है, और ये जो आपके पास फंक्शन यानी कि परम्यूटेशन है, ये दरअसल क्या कर रहा है, इक्विवेलेंस क्लासेस डिटरमिन कर रहा है। और तो इसके लिए जो है वो हम एक रिजल्ट जो है ये प्रूव करते हैं कि अगर ये हो कि फॉर A, B belong to A, B belong to A, let A is related to B, A is related to B, if and only if B is equal to sigma to the power n A for some n belongs to Z. एक्चुअली क्या होता है कि ये अगर आप देखें इसको बंद कर दीजिए। तो अगर आप ये इसको देखें कि ये जो सेकंड टाइम जो है ये अगर आप सिग्मा लग रहा है तो एक्चुअली ये 2 मरतबा सिग्मा 1 पे लगा है। तो आप इसको कह सकते हैं कि यानी कि ये जो है ये आपके पास क्या है, सिग्मा ऑफ 1 है। ये क्या चीज है, ये सिग्मा स्क्वायर ऑफ 1 है, यानी कि 2 मरतबा 1 पे सिग्मा लगा। ये क्या चीज है, ये सिग्मा क्यूब ऑफ 1 है। ठीक है, तो इसका सिग्मा ऑफ 1 3 आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर ऑफ 1 6 आ रहा है, सिग्मा क्यूब ऑफ 1 1 आ रहा है वापस। ठीक है, इसी तरह से ये सिग्मा 1 यानी सिग्मा ऑफ 2 है। ये जो फंक्शन जब ये अप्लाई कर रहे हैं तो एक्चुअली 2 मरतबा अप्लाई कर रहे हैं ना, तो सिग्मा स्क्वायर ऑफ 2 है जो कि 2 आ जाए। इसी तरह से तो ये जो सिग्मा की पार्ट्स है, तो फॉर ए बी बिलोंग टू ए, लेट A related to B if and only if B is equal to, यानी कि ये दोनों जो है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेटेड होंगे, यानी कि 1 is related to 3 होगा, 3 is related to 6 होगा, यानी कि ये सब रिलेटेड होंगे। तो जैसे कि ये है कि A is related to B if and only if B क्या होगा, वो सिग्मा की किसी पावर ऑफ A के लिए होगा, और जो पावर है वो कोई इंटीजर जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 3 ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सिग्मा ऑफ बल्कि ऐसे कर लूंगा, जो 3 और 1 लिख सकते हैं, जैसे कि क्योंकि जो है, बल्कि वो सही लिखा था मैंने, बी जो बात है 1 रिलेटेड टू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 जो है वो बराबर होगा सिग्मा की पावर 1 ऑफ 1। इसी तरह से 1 और 6 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 6 बराबर होगा सिग्मा स्क्वायर ऑफ 1। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसी तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4 इज रिलेटेड टू 5, क्योंकि 5 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ऑफ 4 होगा, क्योंकि 2 मरतबा सिग्मा लगेगा, तो आप जो है वो 5 जो है आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने शुरू में बताया था कि इक्विवेलेंस क्लास है ये। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है कि इनमें रिलेशन जो होना चाहिए, इक्विवेलेंस क्लास तो वही होती है ना कि जो जिसके जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान इक्विवेलेंस रिलेशन मौजूद हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम रिलेशन लिख रहे हैं 1 और 3 के दरमियान, ये रिलेशन अगर इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो क्लास नजर आ रही है, यानी कि जो सेल या पार्टीशन है, ये एक इक्विवेलेंस क्लास होगी। इस तरह ये भी एक इक्विवेलेंस क्लास होगी।
ये भी इक्विवेलेंस क्लास होगी, लेकिन कब? जब ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। तो ये कह रहे हैं फॉर ए बिलोंग्स टू बी, ए एंड बी बिलोंग टू ए, लेट ए रिलेटेड टू बी, यानी कि ये कि इनमें क्या रिलेशन है? इफ एंड ओनली इफ, जो हमने प्रोसीजर अप्लाई किया उसके मुताबिक यही रिलेशन होगा। फॉर सम एन बिलोंग्स टू जी, तो ये तो हम कह रहे हैं कि ये रिलेशन है इस तरह से कि जो प्रोसीजर से हमने ये क्लासेस बनाई है। अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है, अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये जो क्लासेस नजर आ रही हैं ये इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। समझ में आ रही है बात? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जिसमें तीन प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव हो, दूसरी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक हो, तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीन प्रॉपर्टीज अगर किसी रिलेशन में आ जाए तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे इक्वल है वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इक्वल, लेकिन बहरहाल इक्विवेलेंस रिलेशन उससे ज्यादा होता है। तो अगर ये शो करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। अब मैंने नाम तो ले लिए हैं, ये जो नाम है ये आप लोगों ने नाम ही सुने हुए, ये हो सकता है किसी ने नाम भी ना सुना, नाम भी नहीं सुना था। अच्छा, रिफ्लेक्सिव नहीं सुना था, और बाकी सुने आप लोगों ने नाम? ठीक है, रिफ्लेक्सिव जो है वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव ये होता है कि अगर जो है ए रिलेटेड टू ए अगर हो जाए तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव, ए रिलेटेड टू ए हो जाए। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब है कि हम ये बताएंगे ए रिलेटेड टू ए। कैसे? हम ये कहेंगे क्लियरली ए रिलेटेड टू ए। ठीक है, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि सिंस ए सिग्मा टू द पावर 0 ऑफ ए, ठीक है ना, 0 का मतलब है आइडेंटिटी ऑफ ए, यानी कि ए वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के बाद है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए, यानी कि जैसे कि इक्वल में कहेंगे अगर ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा, तो ये सिमेट्रिक है। यानी कि हम ये अस्यूम कर लें कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी तो प्रूव करना होगा कि बी इज रिलेटेड टू, तो हमने कहा कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी, इफ एंड ओनली if and only if b is equal to sigma to the power n a, ये तो हमें पता होता। नाउ क्योंकि ये ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन से है सिग्मा, तो इसका मतलब है कि इनके इनवर्स भी निकलेंगे। तो दिस इम्प्लाइज, आप ये कह सकते हैं कि सिग्मा टू द पावर माइनस n ऑफ b इज इक्वल टू a, कह सकते हैं इस तरह से। ठीक है, फॉर सम n बिलोंग्स टू z, ये बात समझ में आ रही है? तो दिस इम्प्लाइज a is equal to sigma to the power minus n of b, क्योंकि if and only if है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि b is related to a, क्योंकि ये जो होता है इधर जो होता है बाद में लिखा जाता है। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी शो हो गई, यानी हमने लिया था a रिलेटेड टू b और ये शो कर दिया b रिलेटेड टू a। फिर उसके बाद होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रांजिटिव लिखते हैं। ट्रांजिटिव क्या होती है कि
कि A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, देन A रिलेटेड टू C, ये हो जाता है। ठीक है, तो इफ A रिलेटेड टू B and B related to C, if and only if A related to B का क्या मतलब है? B is equal to sigma to the power n of A, and B related to C का क्या मतलब है? C is equal to, अब सिग्मा की कोई और पावर होगी तो सिग्मा टू दी पावर m ऑफ B कर दिया आपने। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अगर ये 1 है और ये 2 है तो इस 2 में 1 की वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे B है और B इसके बराबर, तो 2 implies C is equal to sigma to the power n, B की जगह रख दिया sigma to the power n, A is equal to, ये क्या हो जाएगा? ये कंपोजिशन है ना, तो कंपोजिशन या m मर्तबा है या n मर्तबा है, तो सारे कंपोजिशन ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा ये? भाई ये होता है ना सिग्मा ऑफ 1 लिखा है, तो ये क्या होता है? ये सिग्मा स्क्वायर ऑफ 1 होता है, तो ये m प्लस n होगा, m प्लस n ऑफ A for sum n and m belong to Z। अब n और m जो है Z में, तो m प्लस n भी C में होगा, तो इसका मतलब ये होगा if and only if A is related to C, यानी ये लेते हैं A is related to C, बस तो यही आपको प्रूव करना था। तो इससे पता चला सिग्मा जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन से आपके पास क्या आ जाएंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन से इक्विवेलेंस क्लास आ जाएगी। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन था, हमें पता चल गया इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इसमें हमारे पास कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस आई? 3। ये अलग इक्विवेलेंस, इनके लिए एक मखसूस नाम होता है और उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। तो ये हमारे पास क्या आ गए? ऑर्बिट आ गए। तो परम्यूटेशन जो था सिग्मा, उसके हमारे पास 3 ऑर्बिट आए, एक 136 है, दूसरा 28 है और तीसरा 475। तो ये कहलाते हैं ऑर्बिट्स। तो हम यह कहेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास determined by the equivalence relation above is under permutation sigma is called orbit of sigma। ऑर्बिट अंडर सिग्मा या ऑर्बिट ऑफ सिग्मा। ठीक है, तो ये कहलाते हैं ऑर्बिट ऑफ सिग्मा। ये इसकी तो इसका मतलब ये कि हमारे पास सेट ए था जिसके एलिमेंट्स थे 1 2 3 8, और इसके अलावा जो है सिग्मा हम एक एलिमेंट था जो कि एस ए का था। तो सिग्मा के जो ऑर्बिट्स आए हैं वो 3 ऑर्बिट्स आए हैं। एक ऑर्बिट जो है वो है 1 1 3 6, दूसरा ऑर्बिट जो है वो है 2 8,
और तीसरा क्या आया था 475, ये 457 लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले कौन सा लिख रहे हैं बाद में कौन सा आया। तो 4 से 4 अप्लाई किया, 4 पे सिग्मा अप्लाई किया तो 7 आया, 7 पे सिग्मा अप्लाई किया तो 5 आया, क्योंकि सेट फॉर्म में तो आप किसी को भी आगे पीछे लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिट्स ऑफ सिग्मा, ऑर्बिट्स ऑफ सिग्मा। तो ये 3 हमें ऑर्बिट मिल गया। इस चीज में कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद हम इन ऑर्बिट्स पे कोई फंक्शन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। फंक्शन क्या अप्लाई हो रहा है अगर इसको गौर से देखें इन ऑर्बिट्स पे, वो ये, मैं एक बार फिर सिग्मा यहाँ पर लिखता हूँ। सिग्मा जो है ये है 1 2 3 okay, इसको मैं ऐसा करता हूँ कि 1 3 6 और फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2 8, ये हो जाएगा 4 5 7। कलर मैंने अलग अलग यूज कर लिए, एक खास चीज आपको जो है वो दिखाना चाह रहा हूं मैं। अब ये 1 मैप होगा 3 पे, 3 मैप होगा 6 पे, 6 मैप होगा 1 पे, और इस तरह से चलेगा। ये वाला कलर था, तो इसमें 2 8 पे मैप होगा और 8 2 पे मैप हो जाएगा, और 4 पे 7 मैप हो रहा है, 7 पे 5, फिर 5 पे दोबारा 4 आ रहा है, ठीक है। ये इस तरह से हमें जो है सिग्मा मिला हुआ है, ठीक है। अब अगर इस सिग्मा को कलर्स में देखें तो एक ब्लू कलर है और एक जो है ग्रे कलर है और एक जो है ग्रीन कलर है। तो ब्लू कलर को अगर हम ब्लू कलर में जो है हमारे पास ये एक ऑर्बिट आया है और एक दूसरा ऑर्बिट जो है वो एक ग्रे कलर से आया है, और तीसरा ऑर्बिट जो है वो हमें मिला है ग्रीन कलर से। 3 ऑर्बिट्स हैं, लेकिन अगर इनको गौर करें आप, ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये भी तो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन अप्लाई हो रहा है, ये जो कुछ आ रहा है ये फंक्शन के थ्रू आ रहा है। अगर एक हम ऑर्बिट में रहें, ठीक है, अगर हम एक ही ऑर्बिट में रहें तो हो क्या रहा है कि ये जो ऑर्बिट है इसमें अगर हम इसको कहते हैं कि 1 है, ये 1 है, ये 3 है, ये जो है वो 6 है, तो ये सिग्मा अप्लाई हो रहा है यहाँ, ठीक है। इसी तरह से इस 3 पे भी सिग्मा अप्लाई हुआ, 6 आया, और मैंने ये इस तरह से बना दिया। बुक में इसे जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज बनाया है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता किसी एक डायरेक्शन में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बस आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे, बल्कि कहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन हो, तो मैं करता हूँ। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन से, आप कोई सी भी डायरेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब इस पे 3 पॉइंट सर्कल बनाना मेरे लिए मुश्किल होगा। ये क्या कर रहा हूँ, ये सही है। ये 3 है, ये 6 है, तो 1 पे अप्लाई हुआ सिग्मा 3 आया, 3 पे अप्लाई हुआ सिग्मा 6 आया, 6 पे अप्लाई हुआ सिग्मा
1 आया, ये इसी तरह चलता रहेगा। तो ये समझ लीजिए कि ये जो आपके पास ऑर्बिट है ये एक साइकिल में है, ये इसी तरह से करता है, इसको हम कहते हैं साइकिल। लेकिन साइकिल जो ऑर्बिट जो है वो तो एक सेट होता है, साइकिल सेट नहीं होता। साइकिल क्या होता है? एक फंक्शन। ऑर्बिट यहाँ पे यानी कि ये मेन फर्क है इनका। एलिमेंट वही 1 3 6 नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑर्बिट क्या है? ए का सबसेट है। ठीक है, ये जो ऑर्बिट है वो ए का सबसेट होगा, जो कि पार्टीशन हुआ होगा किसी भी परम्यूटेशन के थ्रू। ठीक है, उसका सेल होगा। लेकिन साइकिल क्या होगा? साइकिल एक फंक्शन होगा। फंक्शन का मतलब बाइजेक्टिव मैप होगा, वो भी एक परम्यूटेशन होगा। कैसे होगा अभी मैं बताता हूँ। लेकिन पहले तो ये देख लें कि ये 1 है, सॉरी 1 नहीं 2, और ये 8 है। तीसरा जो है ये आगे 4 7 5। 4 पे सिग्मा अप्लाई हुआ 7 आया, 7 पे सिग्मा अप्लाई हुआ 5 आया, 5 पे सिग्मा अप्लाई हुआ 4 आ गया। ठीक है, अब ये फंक्शन है, ये भी एक परम्यूटेशन होंगे, यानी कि साइकिल, ये साइकिल की तरह चल रहा है ना, एक ही साइकिल। साइकिल का मतलब होता है एक ही में रहते हैं, ये उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो ये उसी के अंदर जो है वो मौजूद है। अभी कैसे उसके अंदर मौजूद है? वो इस तरह से मौजूद है कि ये खुद परम्यूटेशंस हैं, ये परम्यूटेशंस कहलाएंगे साइकिल। और ये जो परम्यूटेशंस है साइकिल जो कहलाएंगे, उसको कैसे लिखेंगे? हम इस तरह से लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 1 3 पे मैप हो रहा है, 3 6 पे मैप हो रहा है, 6 1 पे मैप हो रहा है, और 1 3 पे। और बाकी का क्या करें? बाकी वैसे ही रहेंगे। बाकी कि 2 2 पे, 4 4 पे, 5 5 पे, 7 7 पे, 8 8 पे। तो ये जो है, ये वाला जो साइकिल होगा इसका ये परम्यूटेशन, ये जो परम्यूटेशन है ये पूरा परम्यूटेशन होगी। जाहिर है वो जो परम्यूटेशन का ग्रुप होगा जिसके 8 फैक्टोरियल एलिमेंट्स होंगे, उसमें सारे ही परम्यूटेशन होंगे, उनमें से ये एक होगा। और ये इस परम्यूटेशन का साइकिल भी है, और जो परम्यूटेशन ग्रुप एस ए होगा उसका ये एक एलिमेंट भी होगा। इसी तरह से दूसरे वाले को देखें, तो दूसरा वाला क्या है? अच्छा देखें, इसमें ये होगा कि 2 8 पे मैप कर रहा है, और 8 2 पे, और बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि 1 3 4 5 6 7। इसी तरह से तीसरे वाले को अगर देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें 4 7 पे मैप कर रहा है, 7 5 एंड 5 4 पे, तो बाकी सब कांस्टेंट्स हैं, यानी कि 1 2 3 6 एंड 8। तो ये 3 परम्यूटेशंस हैं। अब होता ये है कि अगर इन तीनों को आप आपस से मल्टीप्लाई करें, कंपोजिशन लें, यानी कि अगर आप इसको फॉर एग्जांपल सिग्मा 1 कह दें, इसको सिग्मा 2 कह दें, और इसको सिग्मा 3 कह दें, जो कम मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताया था, फंक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा आ जाए, किसी भी ऑर्डर में रख के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप सिग्मा 3 सिग्मा 2 सिग्मा 1 कर दें, सिग्मा 1 सिग्मा 3 सिग्मा 2 कर दें, कुछ भी कर लें, प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा? वो ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा, कि जिसके, यानी ओरिजिनल परम्यूटेशन आ जाएगा कि जिसके ये साइकिल्स थे। तो इसका मतलब ये हुआ साइकिल्स क्या है? साइकिल्स भी परम्यूटेशंस। साइकिल्स क्या है? साइकिल भी परम्यूटेशंस है, और उनका प्रोडक्ट, और ये सारे क्या है? एक परम्यूटेशंस के डिसजॉइंट साइकिल्स हैं। साइकिल्स हैं लेकिन कौन से साइकिल्स हैं? डिसजॉइंट साइकिल्स।
तो डिसजॉइंट साइकिल्स जो होंगे उनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा जो है वो मतलब किसी भी ऑर्डर में रखें तो वही आएगा, यानी कि कम्यूटेशन ये कम्यूट करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पे होल्ड करेगी। ठीक है, इससे तो ये है डिसजॉइंट साइकिल जो आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास ऑर्बिट जो थे वो भी डिसजॉइंट थे, तो इसकी वजह से जो फंक्शंस आए वो भी डिसजॉइंट आ रहे हैं। अब क्या होता है, ये इतनी लंबी इसकी जरूरत है क्या 3 की, सॉरी 2 की, 4 की, 5 की, 7 की, 8 की? नहीं, बाकी चीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि बाकी तो वो अपना वही 2 2 पे मैप, 4 5 4 पे, 5 5 पे, 7 7 पे, 8 8 पे, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। तो इसको शॉर्ट करके आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये है S8 जो है उसका एक साइकिल है, तो जाहिर है कि 8 एलिमेंट आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे डिफाइन कर दें कि 1 3 6 और आप कहते हैं कि 1 3 पे, 3 6 पे, 6 1 पे, तो ये भी ठीक है, यानी बाकी सब आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इससे भी एक शॉर्ट हो सकता है और वो प्रैक्टिकली हम यूज करेंगे। वो यूज किया था कैसे, 1 3 6 बस ऐसे, यानी कि 1 3 पे मैप कर रहे हैं, 3 6 पे मैप कर रहे हैं, 6 1 पे वापस, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि इसे भी आप ऐसे कर सकते हैं 2 8, और इसे भी कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4 7 5। ठीक है, यानी कि 4 7 पे, 7 5 पे, 5 फिर 4 पे, और बाकी सारे क्या है, बाकी कांस्टेंट है, उसी तरह से वापस आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब इतना बड़ा परम्यूटेशन लिखने के बजाय आप, क्योंकि साइकिल में था तो आपने ये कर दिया। ठीक है ना, तो साइकिल में जब होता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास हो कोई सेट ए हो, एक और एग्जांपल देख नीचे करते हैं इस एग्जांपल को। जैसे एक एग्जांपल है कि ए आपके पास हो 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स है। टाउ उसका कोई जो है वो है एक परमिटेशन है 1 2 3 4 5, और ये क्या 1 3 पे मैप कर रहा है, सॉरी 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे मैप कर रहा है, 3 1 पे, ये बाकी ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि ये परमिटेशन है, या ऐसा करते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा और जो है वो कर दूं, और 2 परमिटेशंस में कर दूं, ये 5 ये 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 परमिटेशन है, एक ये है 1 2 पे, 2 3 पे, 3 1 पे, तो 1 2 पे, 2 3 पे, 3 दोबारा 1 पे, एक परमिटेशन ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, 4 5 पे, 5 4 पे, तो 4 5। तो इसका मतलब ये हो कि जो एक परमिटेशन था टाउ, उसको 2 साइकिल्स, डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट में आपने लिख दिया। आप चाहे तो इसको पहले लिख दें, उसको बाद में लिख दें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साइकिल जब डिसजॉइंट हो तो फिर ऐसा होता है, अगर साइकिल डिसजॉइंट नहीं हो तो फिर ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके जो ऑर्बिट्स होंगे ज़ाहिर है 1 2 3 होंगे, एक ऑर्बिट 1 2 3 होगा, एक ऑर्बिट होगा 4 5, जिसने टाउ ने ये सारे काम किया। ठीक है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम इस चीज में, समझ में आ रही है ये बात? अब इसके बाद जो है वो साइकिल की लेंथ क्या होती है, यानी कि अगर हमारे पास कोई साइकिल है तो इसकी लेंथ क्या होती है। तो साइकिल की लेंथ क्या होती है, उससे रिलेटेड जो ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट में जितने एलिमेंट्स हैं वो साइकिल की लेंथ कहलाती है। यानी कि ये एक साइकिल है, ये साइकिल है, इसका ऑर्बिट क्या था, ऑर्बिट था 1 3 6, ये वाला सेट। इस सेट में कितने एलिमेंट है, 3, तो इस साइकिल की लेंथ 3। इसी तरह से इस वाले साइकिल की लेंथ, इसकी लेंथ 2 है, इस वाले साइकिल की लेंथ 3 है, इस वाले साइकिल की लेंथ 3, इस वाले साइकिल की लेंथ 2। ठीक है, ये होती है साइकिल की लेंथ। एक ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो उसे कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 2 होती है उस साइकिल को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन।
जी, यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग को समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। जो है कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर जो है वो कुछ मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को कुछ जो है वो ये जितना मैं बस बता रहा हूँ उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है, बस सर ने यही बता दिया। इतना ही जो है वो कर लेते हैं और जो है वो जी, जी। ऑर्बिट एक सेट है, ठीक है? जिसमें एलिमेंट और साइकिल एक फंक्शन है। साइकिल एक परम्यूटेशन है। सिग्मा 1 ये परम्यूटेशन हुआ, बाइजेक्टिव मैप है साइकिल। जबकि ऑर्बिट जो है वो सेट का एक पार्टीशन है। यानी कि सेट ए के हमने पार्टीशन जो किए होंगे, उसमें से एक सेल जो है वो एक ऑर्बिट है। तो ये फ़र्क है दोनों में। एलिमेंट्स जो है वो सेम एक जैसे नज़र आएँगे फिलहाल आप, ठीक है? एक जैसे क्यों नज़र आ रहा है? तो वो उन्हीं से तो वो बन रहा है। तो इस वज़ह से एलिमेंट जो है वो नज़र आएँगे, ठीक है? अब ट्रांसपोज़िशन जो है वो मैंने जो है वो आपको बता दी, ठीक है? ट्रांसपोज़िशन क्या है? अब इसके बाद ट्रांसपोज़िशन जब हमें पता चल गया कि ट्रांसपोज़िशन क्या है, तो ट्रांसपोज़िशन जो है वो ऐसा साइकिल जिसके 2 एलिमेंट्स हो या जिसकी लेंथ 2 हो, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज़िशन। अब ये जो परम्यूटेशंस होते हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं। यानी किसी भी ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन में या कोई भी सेट हो, उस सेट का जो ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन बनेगा, तो उस ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन में 2 किस्म के परम्यूटेशंस होंगे। यानी 2 तरीकों से आप परम्यूटेशंस की क्लासेस को अलग-अलग कर सकते हैं। एक परम्यूटेशंस जो होते हैं वो इवन परम्यूटेशंस होते हैं और एक परम्यूटेशंस जो होते हैं वो ऑड परम्यूटेशंस होते हैं। यानी कि इस तरह से ऑड परम्यूटेशंस और इवन परम्यूटेशंस में आप जो है वो परम्यूटेशंस को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो परम्यूटेशंस इवन परम्यूटेशंस जैसे इंटीजर्स के इट होता है ना इवन नंबर ऑड नंबर चलें ये इवन परम्यूटेशंस एंड ऑड परम्यूटेशंस हो जाएंगे। 2 तरीके से परम्यूटेशंस हमारे पास आ गए। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा ऑड परम्यूटेशन है, कौन सा इवन परम्यूटेशन है? तो ये पता चलता है ट्रांसपोज़िशन से, ठीक है? हम क्या करते हैं हर परम्यूटेशन को ट्रांसपोज़िशन में डिवाइड करते हैं, ठीक है? ट्रांसपोज़िशंस में डिवाइड कर देते हैं। अब अगर वो ट्रांसपोज़िशन जो है वो अ, उसकी तादाद इवन है, तो हम ये कहते हैं कि वो इवन परम्यूटेशन है। और अगर ट्रांसपोज़िशन की तादाद ऑड है, तो हम ये कह देते हैं कि वो ऑड परम्यूटेशन है, ठीक है? तो किसी भी फाइनाइट परम्यूटेशन को हम जो है वो किस में डिवाइड कर देते हैं? हम डिवाइड कर सकते हैं ट्रांसपोज़िशंस में। तो ट्रांसपोज़िशन ऑड है या इवन है? अब हमें कैसे जे चलें एक इसकी को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? तो वो तो अभी मैंने बताया ही नहीं आपको। टाउ एक ज़ाहिर है कि अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ फिर उसमें बताऊँ, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल हम ये 1, 2, 3, 4, 5 ये था 2, 3, 1 और ये 5, ये 4 जिसको हमने लिखा था 1 मैप्स टू 2, 2 मैप्स टू 3, 3 मैप्स टू 1 और 4 मैप्स टू 5 ठीक ये हमारे पास ये साइकिल्स आ गए। अब इसमें एक तो ट्रांसपोज़िशन नज़र आ रहा है इस परम्यूटेशन इनके परम्यूटेशंस को हमें सबसे पहले तो इस तरह से लिखना होगा कि साइकिल्स के प्रोडक्ट में लिख दें।
जब ये साइकिल्स के प्रोडक्ट में आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इन साइकिल्स को ट्रांसपोजिशंस में कन्वर्ट करते हैं। अब साइकिल्स को ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक रूल जो है वो डिफाइन किया हुआ है, वो ये है कि अगर आपके पास एक ट्रांस साइकिल है A1, A2, AN, आप बीच में कॉमा भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बुक में तो मेरे ख्याल से कॉमा ही लिखा हुआ है हर जगह, मैंने कॉमा नहीं लगाया। ठीक है, कॉमा लगा देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बाज़ औक़ात 10 या 10 से ज्यादा परम्यूटेशंस हो तो फिर 10 ऐसा लगेगा या 11 ऐसा लगेगा 1 1 लिखा हुआ है। तो अक्सर लोग जो है कॉमा लगा देते हैं, और अगर कॉमा ना भी लगाएं तो बस पता होना चाहिए आपको कि ये क्या है। तो ये एक साइकिल है, ठीक है। इस साइकिल को अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करना है। हर साइकिल को ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन साइकिल, तो इसका मतलब ये हुआ ऑल्टरनेटिव, हम ये कह सकते हैं कि परम्यूटेशन को ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि हर परम्यूटेशन को हम साइकिल्स में लिख सकते हैं और साइकिल्स को फिर उसके ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं। तो ये n एलिमेंट्स हैं। अब इसको ट्रांसपोजिशन में लिखना है दो दो के, तो कैसे लिखेंगे? इसका तरीका ये होता है कि हम A1 को AN के साथ, यानी कि पहले को आखिरी वाले के साथ लिखें। ठीक है, तो पहले वाले को आखिरी वाले के साथ लिखते हैं, फिर पहले वाले को सेकंड लास्ट के साथ लिखते हैं, यानी कि A1 AN-1, जाहिर है इससे पहले ये आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये करते रहते हैं। फिर A1 को AN-1 से पहले वाले के साथ लिखते हैं, यानी कि AN-2 के साथ, और इस तरीके से करते करते कहाँ तक पहुंच जाएंगे, A1 को हम A3 के साथ लिखेंगे। फिर अच्छा, ये प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई, और फिर A1 को A2 के साथ लिखेंगे, और फिर तो नहीं बचेगा, A1 को A1 के साथ तो नहीं लिख सकते A2, तो ये इस तरह से आ जाए, डिजॉइन नहीं होंगे जाहिर है। तो इस वजह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इनमें नहीं होगी, तो आपको जैसे है ये इसी तरह से लिखना होगा, सबसे पहले पहले वाले के साथ आखिरी, फिर उसके बाद पहले वाले के साथ सेकंड लास्ट, फिर पहले वाले के साथ थर्ड लास्ट, और इस तरह चलते चलते आप फर्स्ट के साथ सेकंड पे पहुंच जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइकिल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको देखें, तो जब इसे आप देखेंगे तो क्या होगा, 1 किसके साथ लिखा जाएगा, 3 के साथ, फिर उसके बाद 1 2 के साथ, तो ये तो इसके हमने लिख दिए। अब आखिर में क्या था, 4 5, तो ये कितने ट्रांसपोजिशन आ गए, 3 ट्रांसपोजिशन आ गए। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन यहाँ पे आ रहे हैं 3, तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज tau इज ऑड, टाउ जो है वो ऑड है। पुरानी एग्जाम्पल देखते हैं, पुरानी एग्जाम्पल में सिग्मा एक परम्यूटेशन थी, जिसके एलिमेंट्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 मैप कर रहा था 3 पे, 3 मैप कर रहा था 6 पे, 6 मैप कर रहा था 1 पे, 2 8 पे, 8 2 पे, 4 मैप कर रहा था 7 पे, 7 मैप कर रहा था 5 पे, 5 मैप कर रहा था 4 पे, और इसके 3 हमने लिखे थे, एक 1 3 6, और फिर उसका 2 8, और फिर उसका 4 7 5 4 5 4 7 5। ठीक है, तो अब इसका क्या करें, पहले वाले के 2 हिस्से हो जाएंगे, यानी कि 1 6 1 3 2 8 तो है ही 2, ट्रांसपोजिशन एक, और 4 5 4 7, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ये भी एक और, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन जो है
वो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गए। दिस इम्प्लाइज सिग्मा इज ऑड, ये भी ऑड आ गया। अच्छा जी, अब इसके बाद अगर एक फॉर एग्जाम्पल आपके पास होता एक और जो है वो आपको एग्जाम्पल करा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रो एक है और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और 6। 1 पे नहीं, 1 जो है वो मैप हो रहा है 3 पे, 3 मैप हो रहा है 2 पे, नहीं 3 मैप हो रहा है 2 पे और 2 मैप हो रहा है 6 पे और 6 मैप हो रहा है इसको ये एग्जाम्पल बनाने के बजाय 2 को दोबारा पहुंचा देते हैं 1 पे। 4 मैप हो रहा है 6 पे, 6 मैप हो रहा है 5 पे, 5 मैप हो रहा है 4 पे। तो क्या साइकिल बनेगा? 1 3 और 3 से 2 और दूसरा बनेगा 4 6 और 6 से 5 और 5 से दोबारा 4। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 और 1 3 और इधर 4 5 और 4 6। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने? 4 है। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 4 है। तो इसका मतलब ये होगा कि रो इज इवन। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन पे। आइडेंटिटी परम्यूटेशन, आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो है वो क्या होगा? किसी का भी आइडेंटिटी परम्यूटेशन 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, जितने भी हो। अगर 2 होंगे तो 1 1 पे, 2 2 पे, 3 होंगे तो 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, 5 होंगे तो 1 वो सब एक ही पे आ रहे होंगे। तो अब इसमें जो है वो क्या बनेगा? यानी कि वो जाहिर है कि हर परम्यूटेशन या तो इवन होता है या फिर ऑड परम्यूटेशन होता है। ठीक है, इवन परम्यूटेशन होता है या फिर ऑड परम्यूटेशन होता है, इसके अलावा तो नहीं होता। अब आइडेंटिटी को कौन सा परम्यूटेशन बनाया जाए? इवन में कंसीडर किया जाए या ऑड में कंसीडर किया जाए? देखिए आइडेंटिटी क्या होगी, जैसे कि 5 हैं अगर 1 2 3 4 5, तो 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे, 5 5 पे। 2 हैं तो 1 2 ये 3 हैं तो 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, और अगर 2 हैं तो 1 1 पे, 2 2। जी भाई, कोई आइडिया दीजिए इसका कि क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके? सेट के ऑड है। तो देखें इस तरह तो ये हो जाएगा कि अगर आपके पास परम्यूटेशन में जितने एलिमेंट्स होंगे तो वो तो हर मर्तबा एक कभी इवन कभी ऑड हो जाएगी। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, मतलब एक आपकी आइडेंटिटी है ना, तो आइडेंटिटी का तो एक ही होना चाहिए। जी ऑड होगा, कैसे ऑड होगा? एक ही परम्यूटेशन बनेगा, क्या बनेगा? 1 1 कर रहा है तो फिर इसका मतलब ये तो वही है 2 2 पे आ रहा है। तो फिर तो इस तरह से अगर देखा जाए तो फिर 1 1 2 2 3 3 सभी आना चाहिए।
आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो है इसको हम लेते हैं इवन परम्यूटेशन, क्योंकि वो रिपीटेशन में वापस उसी पे आना होता है, और उस पे लाने के लिए हम ये करते हैं कि अगर दो हैं जैसे, तो 1 2 पे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम कहते हैं 2 जो है, यानी कि 1 2 2 1, ये तो वही आ रहा है, तो 1 2 जो है ये आ गया, यानी कि 1 2 पे जाएगा, 2 1 पे जाएगा जी। आ, नहीं, ये प्रोडक्ट अगर इसका लेंगे तो हम जो है ये जब इसके साथ लेते हैं तो 1 2 के साथ लिखेंगे, फिर 2 1 के साथ लिखेंगे। एक मिनट, आइडेंटिटी जो है वो हम परम्यूटेशन लेते हैं, 1 2 1 2 लिखते हैं। एक मिनट में देख लूं कि क्या है। 1 2 इवन परम्यूटेशन तो होता ही है, 1 2 1 2, ठीक है। आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो है वो 1 2 1 2 ही है, यही परम्यूटेशन है, यानी कि इसमें दो ट्रांसपोजिशंस होती हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई से भी है, जैसे अगर 1 2, ठीक है, 3 4, assume कर दो, तो अभी देखें ये दो का प्रोडक्ट है ना, ये दो का प्रोडक्ट अभी ये कैसे करेगा कि 1 2 पे मैप कर रहा है, और फिर उसका 2 दोबारा मैप कर रहा है, 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 1 पे मैप कर रहा है, लेकिन ये दो मर्तबा है। तो दो मर्तबा अगर ये चीज होती है तो देखें कैसे होता है। मैं दो में दिखाता हूँ आपको, इसको अगर आप बनाएंगे सिर्फ दो में, देखें 1 2 1 2, ठीक है, इस तरह से। तो ये वाला साइकिल क्या कह रहा है, 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 1 पे, और ये वाला साइकिल क्या कह रहा है, 1 2 पे मैप कर रहा है और 2 1 पे मैप कर रहा है। और हम इसे कह रहे हैं कि ये आइडेंटिटी है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, इनका प्रोडक्ट एक्चुअली आइडेंटिटी आता है। अब देखिए इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 2 1 2 पे मैप किया और 2 1 पे, तो ये आ गया। अब देखें 2 पे, 2 1 पे मैप किया, 2 1 पे, और 1 किस पे आ गया, 2 पे, तो ये इधर आ गया, ठीक है। इसी तरह से ये किसी भी एलिमेंट के लिए आ जाता है, जैसे कि ये मैं आपको बड़े के लिए दिखा रहा था, 4 के लिए, 4 के लिए देखिए 1 2 3 4, क्योंकि ये एक साइकिल भी है, तो साइकिल का मतलब ये होता है कि बाकी सब कांस्टेंट रहे उसी तरह से, सिर्फ 1 और 2 में चेंजेस आ रही हैं, तो इसका मतलब 3 4 ऐसे ही रहेगा। और ये वाला ये कह रहा है कि 1 2 पे 2 1 पे, 1 2 पे 2 1 पे, इनका प्रोडक्ट अब क्या होगा, इनका प्रोडक्ट ये होगा कि 1 2 3 4, 3 और 4 तो वही है, चलें बल्कि करके देखते हैं। 1 2 पे गया और 2 1 पे, तो 1 1 पे आ गया, फिर 2 1 पे आया और 1 2 पे, तो 2 आ गया, 3 3 पे आया और 3 3 पे, तो वही रहेगा, 4 4 पे 4, तो देखिए 4 के लिए भी वही आ गया आइडेंटिटी, यानी कि ये प्रोडक्ट आइडेंटिटी। इसी तरह से 10 के लिए भी होगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, तो जितने के लिए भी होगा, तो ये इन दोनों के कंपोजिशन से आपके पास आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। तो इन दोनों के कंपोजिशन से हमेशा आइडेंटिटी आएगा, जितने भी एलिमेंट्स हो। तो ये इवन परम्यूटेशन जो है, इस वजह से आइडेंटिटी जो परम्यूटेशन है वो इवन परम्यूटेशन है। तो परम्यूटेशंस को, इसका मतलब है कि हम दो क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, जितने भी परम्यूटेशंस होते हैं उनको दो क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, इवन परम्यूटेशंस और ऑड परम्यूटेशंस, हमेशा किसी भी ग्रुप में, ठीक है। नंबर ऑफ इवन permutation is equal to number of odd permutations. जितने इवन परम्यूटेशंस होंगे उतने ही ऑड परम्यूटेशंस होंगे,
ठीक है, जैसे कि SA हमने लिया था, उसमें रोनल F1 से लेके F1 से लेके F5 तक थे, 6 परम्यूटेशंस थे। तो 6 में से अब आप देखिएगा फिर जाके, तो कितने ऑड परम्यूटेशंस हैं और कितने इवन परम्यूटेशंस, तो आपको पता चलेगा कि उसमें 3 इवन परम्यूटेशंस होंगे इंक्लूडिंग आइडेंटिटी, और 3 जो बचेंगे वो ऑड परम्यूटेशंस होंगे। ठीक है, तो ऑड परम्यूटेशंस और इवन परम्यूटेशंस हमेशा जो है वो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इवन परम्यूटेशंस हैं और ऑड परम्यूटेशंस हैं, ये क्या करते हैं, डिवाइड करते, पार्टीशन कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हर परम्यूटेशन ग्रुप पार्टीशनड है इवन और ऑड परम्यूटेशन से। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास ये सेट ए था, तो सेट ए का ये परम्यूटेशन ग्रुप है, तो ये डिवाइड हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है इवन परम्यूटेशन से। फॉर एग्जाम्पल, इवन परम्यूटेशन को हम कह रहे हैं किसी चीज से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम उसे। हम इवन परम्यूटेशन को देख लेते हैं बुक में, क्या जो है वो नोटेशन यूज की है वो हम यूज कर लेते हैं, वरना वो कुछ भी लिख सकते हैं, जाहिर है ABC जो दिल चाहे आप लिखें। हाँ, इवन परम्यूटेशन को कहा हुआ है कि इवन परम्यूटेशन AN है और ऑड परम्यूटेशन जो है वो BN है, और AN और BN की कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दोनों सेम है, इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन। तो हर ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन के लिहाज से क्या हो जाएगा, हमेशा उसके लिहाज से जो है वो ये पार्टीशन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? BN भी सबसेट होगा ऐसे का, BN भी ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन का एक सबसेट होगा, AN भी ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन का सबसेट होगा, और दोनों जो है वो मैंने बताया कि इक्वल होंगे। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि ये प्रूव करें कि दोनों इक्वल हैं, यानी कि ये दो सेट्स इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ठीक है, तो कैसे शो करेंगे? आप ये शो कर देंगे कि इन दोनों के दरमियान एक फंक्शन मौजूद है, कुछ भी नाम दे दें, फॉर एग्जांपल उसे लैम्डा कहते हैं। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा तो इसका मतलब है कि दोनों के एलिमेंट्स इक्वल। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन जो है जब भी होता है दो सेट्स के दरमियान, तो हमेशा उन दोनों की कार्डिनैलिटी सेम होती है। ठीक है, अगर डिफरेंट हो तो फिर वो बाइजेक्टिव ही नहीं होगा, क्योंकि अगर कार्डिनैलिटी डिफरेंट हो गई तो फिर वो ऑन टू नहीं रहेगा, या वन टू। ऑन टू अगर हो गया तो वन टू वन नहीं रहेगा, यानी कि ऑन टू या वन टू दोनों में से कोई एक चीज मिस हो जाएगी अगर कार्डिनैलिटी डिफरेंट हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट दो सेट के डिफरेंट हो, तो बाइजेक्टिव फंक्शन उनके दरमियान कभी डिफाइन नहीं हो सकता, या तो वन टू वन नहीं रहेगा या फिर वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो बात समझ में आ गई। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, वो ये कि इन दोनों सबसेट्स को देखिए, AN को और BN को, इसमें से कौन सा ऐसा सब ग्रुप सबसेट है जो SA का सब ग्रुप बनने का कैंडिडेट है, कि SA का सब ग्रुप बन सकता है, और कौन सा नहीं बन सकता? और ऑड परम्यूटेशन वाला, उसमें आइडेंटिटी नहीं होगी। ठीक है, तो इवन परम्यूटेशन का जो है सेट जो है वो हमेशा सब ग्रुप बन, अभी तो हमने प्रूव नहीं किया, हम प्रूव करेंगे बाद में, कि वो सब ग्रुप बन सकता है, ऑड वाला बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें तो आइडेंटिटी ही नहीं है। जब किसी में आइडेंटिटी नहीं है तो फिर वो जो है वो कैसे बनेगा? तो
Bn तो समझ लें कि बिल्कुल ही आप उसे अलग ही कर दें कि Bn तो सब ग्रुप बन ही नहीं सकता किसी भी परमिटेशन का, यानी कि अगर आप सारी ऑड परमिटेशंस को कलेक्ट भी कर लें तो उनकी कलेक्शन से जो सेट आएगा बस वो सेट होगा, लेकिन वो क्या कहते हैं उसे, सब ग्रुप नहीं बन सकेगा। लेकिन जब आप ऑड इवन परमिटेशंस को कलेक्ट करेंगे किसी भी परमिटेशन ग्रुप के, तो उनकी जो कलेक्शन होगी उनसे जो सेट आएगा वो सेट जो है वो कैंडिडेट हो सकता है ग्रुप सब ग्रुप बनने का, क्योंकि उसमें आइडेंटिटी है, और फिर हम प्रूव करेंगे बाद में कि वो सब ग्रुप होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब इसके बाद जी कुछ चीजें मुझे नई और बतानी थी, मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट क्लास में कराई जाए शुरू, वरना इसमें हाँ जी कुछ क्वेश्चन। 8 और 9 एक साथ है, दरअसल ये दोनों इसमें अलग कर दिए हैं, लेकिन एक्चुअली वो दोनों एक ही सेक्शन है, तो वो मैं एक साथ ही करा के फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन पे आऊँ। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है किसी को? तो आज की क्लास यहीं पे